हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। यहाँ पे हम लोग आज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर देखेंगे कि उसमें क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं, क्या क्या न्यूज है। तो आज डेट 10 अप्रैल। तो देखते हैं आज क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं अखबार में और उस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहला है यूएस market bounce back after announcement. Trump links with 90 days pause on tariff, but dials up China's to 125%. तो जो यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा था, तो यूएस ने चाइना पे धमकी दिया था कि 104% करेंगे, जबकि वो उसे बढ़ा के 125% पे कर दिया है। तो देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से 90 दिनों के लिए पॉज तथा इस अवधि के दौरान 75 से अधिक देशों पर 10% की दर से काफ़ी कम रेसिप्रोकल टैक्स या पारस्परिक टैरिफ को अधिकृत किया है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी सीमा शुल्क को वापस न लेने की स्थिति में उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी। तो अभी जहाँ जितने भी देश थे, सब पे जो टैरिफ लगाया था उसको मतलब अभी रोक दिया है 90 दिनों तक। मोस्ट ऑफ द कंट्री में जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की जो बात हुआ था 9 अप्रैल से लागू होना था, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने रोका हुआ है और चाइना पे 125% का टैरिफ लगा दिया है। तो अमेरिकी बाजार में लॉटरी ड्रॉ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद बुधवार को अमेरिकी शेयरों में उछाल आया, जिसमें उन्होंने अधिकांश देशों के लिए कुछ टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने की अनुमति दी थी। शुरुआती कारोबार में कम से कम एक बार गिरावट के साथ शुरुआत के बाद शेयरों में रिकवरी के कारण बाजार में वॉलेटिलिटी लौट आई, लेकिन न्यूयॉर्क में दोपहर 1 बजे के कुछ समय बाद ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति के पोस्ट ने 3 प्रमुख सूचकांकों को रिकॉर्ड तोड़ लेवल की तरफ और बढ़ा दिया। तो क्या था सोशल मीडिया। ट्रंप ने लिखा 75 से अधिक देशों ने समाधान के लिए बातचीत करने का आह्वान किया है, मतलब रिक्वेस्ट किया है, और मेरे मजबूत सुझाव पर किसी भी तरह आकार या रूप में जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इसके कारण उन्होंने लिखा, मैंने 90 दिनों की रोक को अधिकृत किया है और इस अवधि के दौरान 10% का काफ़ी कम पारस्परिक टैरिफ भी तुरंत प्रभावी किया है। तो मिनिमम 10% का टैरिफ जो 5 अप्रैल से लग रहा था उसी को कंटिन्यू किया है, और जो 90% का जो टैरिफ मतलब जो बाकी देशों पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब उन्होंने जितना लगाया था उसका आधा जो ट्रंप ने लगाने के बाद कहा था वो रोक दिया है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को चीन एवं भारत समेत करीब 60 देशों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है। चीन के उत्पादों पर अमेरिका ने 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाया था। इस पर पलटवार करते हुए चीन ने अमेरिकी आयात पर 34% का शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। व्यापार युद्ध में छिड़ने की आशंका से शेयर बाजारों में चौतरफा गिरावट देखी जा रही है, जिससे अमेरिका में आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ट्रंप ने अपने इस रुख पर अडिग रहते हुए कहा, मजबूत, साहसी एवं धैर्यवान बनो, इसका परिणाम महानता होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि वैश्विक व्यापार को संतुलित करने और घरेलू विनिर्माण को पुनर्निर्माण के लिए उच्च शुल्क आवश्यक है। मतलब टैरिफ अगर कम लेंगे तो बाहर की प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी किसी देश में, तो वहाँ का जो घरेलू उत्पाद होता है मतलब डोमेस्टिक जितने भी बिजनेस है या लोकल बिजनेस उन पर प्रभाव पड़ता है। तो उसको दोबारा से लागू करने के लिए तो अब चलते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज है, एम्स रिसर्चर डेवलप ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट। तो a simple blood test may help determine whether the patient's cervical cancer is responding to treatment or whether
इट हैज़ रिलैप्स, shows early research by Dr. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। एक सिंपल ब्लड टेस्ट करना है जिससे पता चलेगा कि पेशेंट जिसको सर्वाइकल कैंसर है उस पर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो असर कर रहा है कि दोबारा उस पर मतलब कैंसर के सेल्स दोबारा आ गए हैं, जिस पे रिसर्च हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या रिसर्च था। सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए अब तक पैप या HPV टेस्ट तथा असामान्य परिणाम मिलने पर कोल्पोस्कोपी या बायोप्सी जैसे टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है रही है। अब ब्लड टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकेगा जो टेस्ट हुआ है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि जिन बीमारियों के कारण हर साल लोगों की सबसे ज़्यादा मौत हो रही है उसमें हृदय रोगों के बाद कैंसर का दूसरा स्थान है। पहले की तुलना में कैंसर का निदान और इलाज अब अपेक्षाकृत आसान हो गया है, पर ग्रामीण इलाकों में अब भी सीमित पहुंच के कारण कैंसर से मौत का जोखिम कम होता नहीं दिख रहा। कैंसर पुरुष हो या महिला, बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी आयु और लिंग वाले लोगों में देखा जा रहा है। तो कैंसर नॉर्मली देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा बीमारी है जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है। पहले नंबर पर तो अभी भी हृदय रोग है। हृदय रोग क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का रहन सहन में चेंज हो गया है, खान पान में चेंज हो गया है, जिससे उनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की पूरी नहीं हो पा रही है और लोग अनहेल्दी चीज़ों की तरफ चले जा रहे हैं। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है, जिससे सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है और कैंसर है दूसरे स्थानों पे। तो पहले की तुलना में अभी मतलब थोड़ा सा आसान हो गया है इलाज करवाना या फिर चेकअप करा लेना कि है कि नहीं, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मतलब टेस्ट किया गया ब्लड टेस्ट वाले। तो देखते हैं अब क्या है। जब बात महिलाओं में होने वाले कैंसर की हो तो सबसे ज़्यादा मामले स्तन और सर्वाइकल कैंसर के रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। भारत में भी गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है। यह महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में सर्वाइकल कैंसर के 3.5 लाख से अधिक मामले सामने आए और इसके कारण तकरीबन 36,000 मौतें हुई। तो समय पर कैंसर का पता न चल पाना इस कैंसर के बढ़ने का प्रमुख कारण हो सकता है। हालांकि जब ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। एम्स के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ब्लड सैंपल से इस कैंसर का पता लगाने की तकनीक विकसित कर दी है। सर्वाइकल कैंसर से निदान वाले टेस्ट बहुत महंगे हैं। सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए अब तक पैप या HPV टेस्ट तथा असामान्य परिणाम मिलने पर कोलोस्कोपी या बायोप्सी जैसे टेस्ट कराने की सलाह दी जाती रही। हालांकि टायर 3 वाले शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता कम होने के कारण लोगों में समय पर कैंसर का पता नहीं चल पाता था। पैप टेस्ट के लिए अस्पताल में जाना पड़ता था और इसमें प्राइवेट पार्ट्स के सैंपल लिए जाते थे। ये टेस्ट न केवल महंगे होते थे बल्कि इसकी पहुंच भी अभी लोगों तक काफ़ी कम है। नई तकनीकी में खून के सैंपल से ही जांच के माध्यम से पता किया जा सकेगा कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं। एम्स के विशेषज्ञों ने किया अध्ययन। एम्स के विशेषज्ञों ने बताया अध्ययन के दौरान पाया गया कि हमारे खून में ऐसे सेल्स फ्री DNA मौजूद है, CF मौजूद है, जिसका बढ़ना सर्वाइकल कैंसर का कारक हो सकता है। एम्स के IRCH के मेडिकल लैब ऑन्कोलॉजी विभाग ऑन्कोलॉजी कैंसर के लिए होता है। विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक सिंह का कहना है कि मरीज के खून का सैंपल लेकर लैब में ड्रॉपलेट डिजिटल PCR जांच करके उन सेल्स फ्री DNA की पहचान और इस कैंसर का पता लगाने में मदद मिल जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मरीज का खून लेंगे, खून का सैंपल, फिर लैब में ड्रॉपलेट डिजिटल PCR से जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि है कि नहीं। अध्ययन में क्या पता चला? तो इस अध्ययन के लिए कैंसर से पीड़ित 35 से 10 स्वस्थ महिलाओं को शामिल
किया गया। सॉरी माफ करें, इस तरह कैंसर से पीड़ित 35 और 10 स्वस्थ महिलाओं को शामिल किया गया। टेस्ट के लिए इनके ब्लड सैंपल्स एकत्रित किए गए। कैंसर से पीड़ित महिलाओं में CFDNA का स्तर अधिक था, वहीं जिन्हें कैंसर नहीं था उन्हें इसका स्तर कम पाया गया। कैंसर के इलाज के बाद फिर किए गए टेस्ट में CFDNA का स्तर कम हो गया। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने माना कि यह सर्वाइकल कैंसर के इलाज में अहम मार्कर साबित हो सकता है। अध्ययन का ये सैंपल काफ़ी छोटा है, इसलिए इसके विस्तृत जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम आगे अभी शोध कर रही है। लक्षणों पर ध्यान देते रहना भी जरूरी है। इसके अलावा सभी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों पर भी निरंतर ध्यान देना रहने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर शुरुआती स्तर पर सर्वाइकल कैंसर में कोई भी लक्षण नहीं नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है इसके सामान्य लक्षणों में योनि से असामान्य रक्तस्राव, योनि स्राव में परिवर्तन तथा संभोग के दौरान तेज दर्द होने की जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। जिन लोगों के परिवार में पहले से किसी को कैंसर हो रहा है उन्हें विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मतलब कि जीन्स अगर पहले से है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा है। सर्वाइकल कैंसर बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराना सबसे कारगर तरीका माना जाता है। तभी ये कैसे कैसे होता है एक बार वो देख लीजिए। तो कैसे क्या, सबसे पहले ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट्स सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट लाइक प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर सर्कुलेटिंग DNA इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा। फिर DNA इज एम्पलीफाइड एंड टेस्टेड यूजिंग द प्रिसाइज PCR टेक्निक। सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया गया, फिर इसको ब्रेक किया गया प्लाज्मा और RBC में। फिर जो प्लाज्मा है इसमें से DNA निकाला गया, फिर DNA को एम्पलीफाई किया गया और टेस्ट किया गया कि क्या यूज करके, प्रिसाइज PCR टेक्निक यूज करके चेक किया गया, फिर पता लगाया गया कि किसको है कि नहीं। अब आगे चलते हैं अगले पे। तो रशिया इनवाइट्स PM मोदी टू May 9 विक्ट्री डे परेड। तो विक्ट्री डे परेड क्या होता है? ये उसके लिए होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 में कोई देश किसी को अगर हरा दिया हो तो उसे विक्ट्री डे परेड माना जाता है। तो इसमें रशिया ने जर्मनी को हराया था वर्ल्ड वॉर 2 में, जो 1939 से 1945 तक हुआ था। तो इसमें रशिया ने जर्मनी को हराया था, तो इसलिए 9 मई को वो विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया। रूस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई विजय दिवस परेड कार्यक्रम के लिए नोएडा भेजा गया है। इसकी जानकारी देते हुए उप विदेश मंत्री एंड्री रुटेंको ने कहा, हमें उम्मीद है इस कार्य में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसको आप डिटेल में देखते हैं। रूस के पद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसकी जानकारी उप विदेश मंत्री एंड्री रुटेंको ने दी है। वहीं मॉस्को को उम्मीद है कि 9 मई की परेड में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल होंगे। रूसी समाचार एजेंसी ने उप विदेश मंत्री के हवाले से कहा, निमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है और यात्रा की योजना बनाई जा रही है, अभी डेट फाइनल नहीं है। कई मित्र देशों को नोएडा का आमंत्रण। एंड्री रुटेंको ने मंगलवार को कहा, इस पर काम किया जा रहा है, यह इस साल होना चाहिए, उन्हें निमंत्रण मिला है। रूस ने इस साल की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए कई मित्र देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। जनवरी 1945 में सोवियत सेना ने जर्मनी के खिलाफ आक्रमण शुरू किया। 9 मई को कमांडर इन चीफ ने जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्थन के अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और जिससे युद्ध समाप्त हो गया। तो जनवरी 1945 में जो रशिया की सेना ने जर्मनी पर आक्रमण किया और 9 मई को जर्मनी ने बिना कोई शर्त के सरेंडर कर दिया था, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। पीएम मोदी ने जुलाई 2024 में किया था रूस का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2024 में रूस का दौरा किया था, जो लगभग
5 वर्षों में रूस का उनका पहला दौरा था। उन्होंने 2019 में एक आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक का दौरा किया था, जिसकी पिछली यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था। पुतिन ने पहले ही भारत आने के लिए पीएम मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तो इससे पहले 2019 में पीएम ने एक आर्थिक सम्मेलन किया था, फिर 2024 में किया, तो पीएम मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था। यात्रा की तारीख का भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति की यात्रा की तारीखों का भी खुलासा नहीं किया गया है। पुतिन और मोदी नियमित संपर्क बनाए रखते हैं, हर 2 महीने में एक बार टेलीफोन पर बातचीत करते हैं। खासकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान दोनों नेता व्यक्तिगत रूप से मिलते भी हैं। हालांकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि जो राष्ट्रपति है रशिया के, वो भारत कब आएंगे, पर दोनों के बीच में नियमित बातचीत होते रहती है। कुछ टाइम पे दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछा करते हैं, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान दोनों नेता पर्सनली मिलते भी हैं। अगला न्यूज, आरबीआई कट की रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट, ग्रोथ प्रोजेक्शन लोअर टू 6.5%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का बुधवार को ऐलान किया। इसके साथ अब रेपो रेट घटकर 6% पर आ गया। साल 2025 में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले फरवरी में हुई केंद्रीय बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट्स या यूँ कहें कि 0.25% की कमी की गई थी, जिसके चलते रेपो रेट 6.5 से घटकर 6.25% पर आ गया था। आज 9 अप्रैल को हुई कटौती के बाद ये 6% पर आ गया है। तो रेपो रेट क्या होता है? जब हम बैंक से लोन लेते हैं और उसके ऊपर हमें ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, इसी तरह से बैंक को कई जरूरी कामकाज निपटाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और ऐसे में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं। इस लोन पर बैंक जिस तरह से रिजर्व बैंक को ब्याज का भुगतान करते हैं, उसे रेपो रेट कहा जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। तो मतलब कहना है कि ये आरबीआई है, और ये एसबीआई है, और ये कंज्यूमर है, मतलब हम आम आदमी। तो आरबीआई ने एसबीआई को पैसे दिए, एसबीआई ने कंज्यूमर को। आरबीआई इससे लेगा अब 6% और एसबीआई इससे लेगा 8% या मान लीजिए 9%। तो आरबीआई ने पैसे दिए एसबीआई को, एसबीआई ने वही पैसे कंज्यूमर को दिए। अब कंज्यूमर वो पैसे ब्याज 8 या 9% लेके आरबीआई को चुकाया, मतलब, और फिर एसबीआई ने वही उसी जो ब्याज आया उसका 6% लेके आरबीआई को दिया। तो उससे आरबीआई को भी फायदा हुआ, एसबीआई को भी फायदा हुआ, और कंज्यूमर का काम भी हुआ। अब इसको मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया आदमी, एक मतलब कंज्यूमर ने 20 साल के लिए, ठीक है, और ब्याज दर है मान लीजिए 9%, और ईएमआई हर साल का पड़ रहा है 17,995 रुपये। तो उसको कुल ब्याज चुकाना जो पड़ेगा वो 23,18,685 रुपये। तो ये जो चुका रहा है ये उसका ब्याज चुका रहा है। तो टोटल उसको 20 लाख लिया है, इतना लाख लोन मतलब ब्याज चुकाया, तो टोटल इसको कितना चुकाना पड़ेगा? 43,18,685। तो ये उसका 20 साल में लोन हो गया। तो यही पैसा बैंक कमा रहा है। 20 लाख दिया तो 23 लाख उसको मिल रहा है 20 साल में। ऐसे कितने लोग होंगे तो वहाँ से कमा रहे। अब मान लीजिए कि 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, ठीक है, तो 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ तो फ़ायदा क्या होगा? 20 लाख का लोन लिया, ठीक है, अब 20 साल के लिए, अब बेसिस पॉइंट कम हो गया 25%, 0.25%, 9% अब हो गया 8.75%। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17,674 रुपये इसका लोन का अमाउंट होगा हर महीने। तो फिर ये कितना चुकाएगा? 22,41,811 रुपये बैंक को देगा एक्स्ट्रा।
तो इसको टोटल कितना भरना पड़ेगा? 42,41,हजार और 811 रुपये इसे बैंक को चुकाने पड़ेंगे। तो 0.25% कम होने पे 76,874 रुपये का फर्क आया। अब देखने से तो 0.25% ज़्यादा नहीं लग रहा है, पर थोड़ा सा कम हो, 76,000 का फायदा हुआ। तो इसी से आरबीआई, और ये पैसे 8.5% था, अब ये आरबीआई को देगा, जिस बैंक से भी हमने लोन लिया थोड़ा सा कम परसेंटेज उन लोगों का रहता है रेपो रेट, तो उस पर देगा तो वो और कम होगा। रेपो रेट का आम आदमी पर असर। अगर बैंकों को आरबीआई से सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलेगा, ऐसे में बैंक भी कम इंटरेस्ट रेट पर ग्राहकों को लोन देगा। रेपो रेट कम होगा तो फंड जुटाने में बैंकों को खर्च कम करने पड़ेंगे, वहीं रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों को पैसे जुटाने पर अधिक खर्च करने पड़ेंगे। नतीजतन बैंक ग्राहकों को अधिक ब्याज दर पर लोन देंगे। रेपो रेट का एक बेंचमार्क इस तरह से समझा जा सकता है कि रेपो रेट कम होने पर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और इंटरेस्ट कम हो जाता है। जब इंटरेस्ट कम होगा तो सीधी सी बात है, इसका असर ईएमआई पे पड़ेगा और आम आदमी पर ईएमआई का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अगर बैंक कम किया 0.5% तो आरबीआई भी कम करेगा, आरबीआई कम किया तो आरबीआई से एसबीआई को लोन कम देना पड़ेगा। अब एसबीआई कम लोन दे रहा है आरबीआई को, तो हमसे भी कम लोन लेगा। तो इससे हम आसानी से लोन ले सकते हैं। होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, या कोई भी टाइप का लोन हो गया, वो कम हो जाएगा। लोन कम होगा, परसेंटेज कम लगेगा। जैसे कि यहाँ आपने देखा 17,995 लग रहा था, यहाँ पे 17,674 लगा, मतलब कम हुआ, कुछ कम हुआ, ईएमआई कम हुआ, तो लोगों के पॉकेट में कम असर बोझ पड़ेगा। रेपो रेट, आरबीआई के रेपो रेट कम करने का असर, इससे ऋण मतलब लोन अब सस्ता हो जाएगा और ईएमआई कम होगी। ईएमआई में कमी के बाद घरेलू बजट पर बोझ कम हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, लोगों का बाकी सामान पर खर्च बढ़ेगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मतलब कैश, अधिक पैसा बाजार में है। ऑटो, रियल एस्टेट में मांग में तेजी आएगी। ईएमआई में कमी से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तब लोग लोन कम लेंगे, मतलब लोन लेंगे, ईएमआई कम होगा तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। अब रेपो रेट घटने का किसे किसे फायदा होगा? मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेपो रेट कम होने से बैंक लोन पर इंटरेस्ट कम कर देंगे। इससे होम लोन ले चुके उन ग्राहकों की ईएमआई कम होगी जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया। फ्लोटिंग रेट मतलब जो ऊपर नीचे हो सकता है, कि जब मान लीजिए एक रेट होता है कि हम अभी मान लीजिए चल रहा है 8%, मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो 20 साल तक यही चलेगा। अगर आपने 20 साल लोन लिया तो ये फिक्स रेट हो गया। अब फ्लोटिंग रेट हो गया कि मान लीजिए अगर अभी आपने लिया 20 साल के लिए तो 8% चल रहा है, अब मान लीजिए 2 साल बाद ये बढ़ गया, 9% हो गया, तो अब उसको 9% के दर पे चुकाना होगा। पर अगर ये कम हो गया, 7% हो गया, तो उसे 7% के दर पे चुकाना होगा। पर ये फिक्स नहीं रहता है, जब बढ़ेगा तो उसको बढ़े हुए हिसाब से चुकाना होगा, घटेगा तो घटे हुए के हिसाब से। तो वो हो गया फ्लोटिंग रेट, यानी कि वह ब्याज दर जो फिक्स नहीं रहती और बाजार की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसके अलावा घर खरीदने के लिए होम लोन का प्लान कर रहे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी होम लोन पर इंटरेस्ट 8.1 से 9.5% के बीच में है। आज रेपो रेट घटने के बाद इसमें कमी आ सकती है। सिर्फ होम लोन ही नहीं, रेपो रेट कम होने का असर कार लोन के इंटरेस्ट पर भी पड़ेगा। क्यों रेपो रेट घटाता है आरबीआई? कोई तो रीजन होगा। रेपो रेट एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जिसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक स्थिति के हिसाब से करता है। जैसे कि जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है, तब रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने के लिए आरबीआई रेपो रेट कम कर देती है। मनी फ्लो बढ़े, ज़्यादा पैसा आएगा, इसके लिए रेपो रेट कम किया जाता है, क्योंकि रेपो रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा लोन ले सकते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक लोन का इंटरेस्ट कम होगा, जिससे लोग अपनी निजी कामकाज या व्यवसायों के लिए बैंकों से लोन लेंगे।
इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी क्योंकि खर्च और निवेश दोनों में वृद्धि होगी। रेपो रेट कम होने से आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। अब आते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS अप्रूव 64,000 crore deal to procure 26 Rafale MZ for नेवी। मतलब नेवी के लिए 26 रफाल MZ को मतलब मंगाने के लिए 64,000 करोड़ का डील किया गया है। तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा रफाल है, ये फ्यूल हो रहा है आसमान में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की सीधी खरीद के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए मतलब 6.6 बिलियन यूरो के बड़े सौदे को मंजूरी दे दी है। मतलब ये मरीन लड़ाकू विमानों के राफेल के जो नेवी के लिए रहेंगे, जो उनके शिपों पे उतरेंगे। वे विमान स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के डेक से संचालित होंगे, जो डेक पे ऐसे बने रहते हैं रनवे, उस पर आएंगे। सूत्रों ने बताया कि 22 एकल सीट वाले राफेल MZ और 4 डबल सीट वाले ट्रेनर प्लेन के लिए सरकार से बातचीत समझौते पर अगले कुछ दिनों में हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसमें हथियार, सिमुलेटर, चालक दल की ट्रेनिंग और 5 साल का प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक रिपोर्ट शामिल है। तो डिलीवरी कब होगी? इस डील में सितंबर 2016 में किए गए 59,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय वायुसेना में पहले से शामिल किए गए 36 राफेल के लिए अपग्रेड उपकरण पुर्जे भी शामिल है। तो मतलब 2016 में जो हमने 59,000 करोड़ का जो डील किया था, उसमें 36 राफेल मंगाए थे। तो उस राफेल तो अब पुराना मॉडल हो, उसको अपग्रेड करने के लिए नए उपकरण और पार्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। नौसेना के लिए स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के साथ 26 राफेल M लड़ाकू विमानों को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के 37 से 65 महीनों में डिलीवर किया जाएगा। मतलब लगभग 3 साल से 5 साल बीच में डिलीवर होगा। एक सूत्र ने कहा कि यह नया अंतर सरकारी समझौता भारतीय वायुसेना के सौदे में किए गए समझौते जैसा ही है। सभी 26 जेट 2030 से 31 तक वितरित किए जाएंगे। मतलब 5 साल 4 संशोधनों के साथ दी थी मंजूरी। सूत्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले साल सितंबर में सौदे में 4 संशोधनों को मंजूरी दी थी। इसमें DRDO द्वारा फ्रांसीसी फाइटर प्लेन के साथ विकसित किए जा रहे AESA एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सरणी रडार से प्रस्तावित इंटीग्रेशन को छोड़ना शामिल था। यह बहुत महंगा और समय लगने वाला साबित होता। तो नौसेना के पास कितने विमान है अभी तक? नौसेना के पास वर्तमान में 45 MiG-29 के जेट में से केवल 40 ही है। इसने 2009 में 9 से रूस से $2 बिलियन की लागत से शामिल किया गया था। ये 40,000 टन से अधिक वजनी विमान है वाहक पोतों पुराने रूसी मूल्यों के INS विक्रमादित्य और नए स्वदेशी INS विक्रांत के डेक से संचालित होते हैं। MiG-29 के पिछले कुछ वर्षों में खराब सेवा क्षमता और अन्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। मतलब जो MiG-29 के हैं, जो हमने रूस से मंगाया था, वो अभी कुछ प्रॉब्लम है उसमें और वो सेवा में अभी पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रहा। फ्रांस के साथ एक और डील, फ्रांस के साथ एक और बड़ा सौदा 33,500 करोड़ रुपए का सौदा 3 अतिरिक्त डीजल इलेक्ट्रिकल स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए है। मतलब पनडुब्बी भी मंगा रहे हैं, मतलब सबमरीन के लिए भी हो गया और ऊपर MZ के लिए भी हो गया। इनका निर्माण मझगांव डॉक्स की तरफ से फ्रांसीसी मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जाएगा। इससे भी अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले बताया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब कल अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और जितने ज़्यादा लोगों में हो सके तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।